नमस्ते। हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम राजेश बादल साहब के साथ बातचीत में आपका स्वागत है। पिछले हफ्ते की जो प्रमुख खबरें हैं, उस पे हम लोग एक लेखा-जोखा ले लेते हैं, राजेश जी से समझने की कोशिश करते हैं। राजेश भाई, जो जी, मुझे एक नमस्कार। नमस्कार, एक जो सबसे बड़ी खबर है, हालाँकि उसको उसको सरकारी मीडिया ने तो नहीं छापा, लेकिन हम लोगों के सोशल मीडिया में किसी-किसी ने उस पे कुछ कार्यक्रम किए। अ, उसमें खबर ये है कि मोदी जी चुनाव खत्म हो जाने के बाद, मतलब 19 तारीख को जब नागपुर में वोट पड़ गया, उसके बाद मोदी जी उस दिन वर्धा में थे। रात्रि विश्राम वो तय करते हैं कि वो नागपुर में करेंगे और दूसरे दिन नांदेड़ में उनकी सभा थी। तो बजाय दिल्ली आने के वो वहाँ पे रुके और नागपुर में रुकना कोई एक्सीडेंटल नहीं था, वो उनकी सोची-समझी रणनीति थी। अब वहाँ से जो मैसेजेस आ रही हैं और जितने लोग कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि वहाँ पे आरएसएस का कोई व्यक्ति इनसे नहीं मिला, ये बहुत कीन थे आरएसएस से मिलना। दूसरा ये है कि गडकरी जी ने ये कह के मना कर दिया कि अब इलेक्शन हो गया, अब क्या आप आपसे मिलना, अब तो वोट पड़ चुके हैं। और इसके साथ-साथ एक बात ये चल रही है कम से कम उत्तर प्रदेश में कि आरएसएस को ये लग रहा है कि ये शायद आरएसएस से भी बड़े होते जा रहे हैं। और जिस तरह के ये चल रहे हैं तो आरएसएस को शायद ऐसा समय आ गया है कि आरएसएस इनको इनकी जगह दिखाने के मूड में आ गया है। तो राजेश भाई, आपके पास कुछ खबर इसकी हो कि जो मोदी जी का एकदम से आरएसएस की तरफ से जिसको कहते हैं ना थोड़ा ठंडापन आ गया है। आपके पास कोई खबर इसमें? देखिए बिल्कुल आपने सही मतलब भारतीय जनता पार्टी की जो इस समय सियासी नब्ज पे हाथ रखा है और पहले चरण के मतदान के बाद जो जिस तरह से जो अपेक्षा थी भारतीय जनता पार्टी की, वो फुलफिल तो नहीं होती दिखाई देती। और हम सब लोग इस बात के गवाह भी हैं कि जब इस तरह का मतदाता ऐसा ऐसा रवैया दिखाता है, तो अक्सर सत्तारूढ़ पार्टी को झटका लगता है। तो एक बात तो ये है और दूसरी बात देखिए कि क्या ही दिलचस्प है जो आपने बताया कि वर्धा गए वो और नागपुर गए और उन्होंने दो उन प्रतीकों से संपर्क का प्रयास किया, उनके जरिए मतदाताओं से बात करने की कोशिश की, जिनकी लगातार उपेक्षा वो 10 वर्षों तक करते रहे। आप जानते हैं कि वर्धा में महात्मा गांधी का जो आखिरी सेवाग्राम जो है वो वर्धा में है और सेवाग्राम उनका वो इतना शानदार आश्रम है कि आज भी वहां के लोग और वहां पूरा आसपास का जो माहौल है वो गांधीमय है। तो 10 वर्षों तक तो महात्मा गांधी की उपेक्षा हुई और अब उपेक्षा के बाद वर्धा याद आया। 10 वर्षों तक प्रधानमंत्री जी को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की याद नहीं आई। मैंने शायद आपको मुझे नहीं याद आता कि किसी शो में ये कहानी बताई हो जो सच थी कि आरएसएस ने 2 लोग अपने प्रतिनिधि प्रधानमंत्री के पास भेजे थे। कुछ समय हो गया, 3-4 साल हो गए उसको और उनको कहा गया कि उनसे उन्होंने कहा निवेदन किया मोहन भागवत की तरफ से कि देखिए आप कई बार नागपुर आते हैं, आसपास आते हैं और यहाँ नहीं आते हैं। आरएसएस का जो हेडक्वार्टर है आप प्रचारक रहे हैं। तो कहते हैं ऐसा बताया जाता है कि उन्होंने उत्तर दिया कि भाई देखिए अगर मैं प्रधानमंत्री नहीं होता तो मोहन भागवत की जगह बैठा होता। एक बात तो उन्होंने ये कही और दूसरी बात उन्होंने ये कही कि वो मुझसे छोटे हैं सो ही शुड कम टू मी, व्हाई शुड आई। तो ये जो झटका था कि भाई ये उनको आना चाहिए, मैं क्यों। तो ये इसके बाद वो अपना सा मुंह लेकर के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग लौट गए। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की इस चुनाव में जो एक बेरुखी या ठंडापन है, आनंद जी उसको समझने के लिए अगर आप थोड़ा सा 4-5 मिनट का वक्त दें तो प्लीज मैं प्लीज उसको थोड़ा सा तीसरे बार डिटेल समझाना चाहता हूं। जी देखिए अब ये तो हम जानते हैं कि वैचारिक आधार पर अब 2 ध्रुव कांग्रेस और आरएस भारतीय जनता पार्टी के 2 वैचारिक ध्रुव हैं उत्तर दक्षिण। और कांग्रेस जो निकली है वो आजादी के आंदोलन से निकली है। आरएसएस की जो कोख जिस कोख से निकली है उसमें कट्टर हिंदुत्व है। तो 2 हैं और मूलतः जो बात है अब हुआ ये कि मोदी ने ये महसूस किया 10 देखिए थोड़ा गंभीरता से ध्यान दीजिएगा। मोदी ने 10 वर्ष पहले ये महसूस किया
कि क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी को 4 दशक होने जा रहे हैं, अपनी स्थापना के 34 साल होने जा रहे हैं और अवसर केवल 5 साल का मिला है। एक बार तो एक वोट से अटल जी की सरकार चली गई। तो क्या वजह क्या है? तो उन्होंने फिर अपना ये जो गणित लगाया, उसमें कहीं ये शामिल था कि उन्हें कांग्रेस बनना पड़ेगा और जब वो कांग्रेस बनेंगे, तब कहीं जाकर के इस देश पर लंबे समय तक राज कर सकते हैं। और उन्होंने कांग्रेसियों की बीजेपी में भर्ती शुरू कर दी। हम सब इस बात के गवाह हैं। तो जाहिर है कि ये हुआ ये कि जो बैकग्राउंड आरएसएस वाली बीजेपी का था, जो बीजेपी आरएसएस की कोख से निकली थी, उसमें वहां जो लोग बैठे हुए थे, उनके साथ कांग्रेसियों का मेल नहीं हो सकता था। और जो दोनों का संगम जब हुआ 2014 के बाद, तो वो तेल और पानी का संगम था, दूध और पानी का नहीं था कि वो मिल जाते और नजर नहीं आते। तो एक वर्टिकल डिवीजन दोनों, मतलब आरएसएस और कांग्रेस के वो लोग जो बीजेपी में आए, जो दोहरी सदस्यता वाली बात जो आपको याद होगा पुरानी, तो उसकी वजह से दोनों धड़ों में बनी नहीं और धीरे धीरे अब वो जो विभाजन है वो गहरा और गाढ़ा होता गया। तो एक कारण तो ये था कि आरएसएस को क्यों खुश होना चाहिए और इस चुनाव में आना चाहिए, क्योंकि इस देश को सरकार जो चला रही है वो कांग्रेस चला रही है, एक तरह से कांग्रेस के लोग चला रहे हैं। ये बात तो अब स्थापित सत्य है, कोई बात ऐसी है नहीं कि जिसमें कोई छुपा हुआ हो, प्रधानमंत्री भले ही उसके हैं। दूसरी बात एक और थी आरएसएस की नाखुशी की, कि आरएसएस का कार्यकर्ता आनंद जी वो नहीं है जो हम लोगों ने 80 या 70 के दशक में देखा है कि कुर्ते एक झोला लटकाए, उसमें चना और गुड़ लिए और अपने घूमते थे और कहीं किसी कार्यकर्ता के यहाँ आके टिक जाते थे। बड़े चरित्रवान थे, मतलब इससे मतलब ईमानदारी के मामले में, बाकी मामले में नहीं, कहीं भी ठहर जाते थे। लेकिन अब जो हमने देखा कि जो आज है, आज जो आरएसएस का एक वर्ग, कार्यकर्ताओं का एक वर्ग ऐसा है जिसके बच्चे कॉन्वेंट में पढ़ते हैं, जो पैदल नहीं चलता, जो साइकिल पर नहीं चलता, जो बोलेरो में चलता है या फोर व्हीलर में चलता है, लग्जरी गाड़ियों में चलता है। तो एक वर्ग वो है। अब उस वर्ग ने क्या हुआ है कि प्रधानमंत्री जी ने संघ को प्रसन्न करने के लिए या अपनी कोई एक अपना एजेंडा उसको लागू करने के लिए संघ के उन कार्यकर्ताओं को लाभकारी अनुबंधों से जोड़ दिया। मसलन एक उदाहरण देता हूं कि नॉर्थ इंडिया में या जितनी यूनिवर्सिटीज में वाइस चांसलर के अपॉइंटमेंट होंगे, वो संघ का कोई आदमी रिकमेंड करेगा। शिक्षा वाली संस्थाओं में जहां होगा, वहां संघ का आदमी रिकमेंड करेगा। अब उसमें कुछ तो ठीक थे, लेकिन ज्यादातर लोगों ने इतना पैसा बनाया और इस तरह से उसको धंधा बना लिया कि अब वो मूल आरएसएस से एक तरह से अलग हो गए। जब मूल आरएसएस से ये कैटेगरी अलग हो गई, तो जाहिर सी बात है आरएसएस को ये बात भी ठीक नहीं लगी। तो दूसरी बात तो ये है कि मतलब ये ट्रांसफर, पोस्टिंग, सस्पेंशन, दलाली, बहाली, ये सब सारी चीजें हैं। एक बात, अब तीसरी बात में आता हूं कि बीजेपी अपने जन्म से ही 80 के दशक में हम लोगों ने देखा है, और अटल जी से दसियों बार बात हुई, आडवाणी जी से बात हुई, वो चाल, चरित्र और चेहरे की, साफ सुथरी सियासत की बात करते थे। शायद इसलिए कि उस समय जो लोग 80 में भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ, जनता पार्टी से टूट के, तो आरएसएस की संख्या एक बड़ी संख्या थी, जो लोग आरएसएस के बैकग्राउंड से थे। अब वो लोग हाशिए पर हैं, जो उस समय संस्थापन जब जन्म के समय जो सक्रिय थे और जो आरएसएस से आए थे। तो अब आरएसएस के पास भी यही फीडबैक है, जो नागपुर का मुख्यालय की बात कर रहा हूं, कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो ऐसे कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हो रही है जो मूल समर्पित कार्यकर्ता थे। तो ये तीसरा कारण भारतीय आरएसएस के नाराज होने का है। चौथा कारण यह है कि आपको याद है कि अटल बिहारी वाजपेयी ने एक वोट से अपनी सरकार गिर जाने दी थी, लेकिन उन्होंने जो है कोई अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। क्या आप आज कल्पना कर सकते हैं कि बीजेपी की सरकार, मोदी की सरकार एक वोट से गिर सकती है? सोच भी सकते हैं आप? जो भी कीमत संसार में ऊंची से ऊंची होगी उस सांसद की, वो लग जाएगी। तो ऐसा जब होगा तो मूल्य और आदर्श और राजनीति, सियासी सिद्धांत कहीं हर जगह ताक में रख दिए गए। और जो अटल जी, मतलब मेरे कहने का मतलब कि जो अटल वाली पीढ़ी के लोग थे, वो अब बहुत ही गायब हो गए। तो ये तीन बड़े मूल कारण थे
जो जड़ में है, और तात्कालिक कारण जो आपने जिसका जिक्र किया वो नितिन गडकरी वाला है कि नितिन गडकरी संघ के एक बहुत ही साफ सुथरे से चेहरे माने जाते रहे हैं और संघ का उनको बड़ा विश्वास रहा है। ले दे के एक मंत्री तो संघ का था, ऐसे तो और भी रहे होंगे कार्यकर्ता, लेकिन एक भरोसेमंद जिसके साथ मोदी जी अगर चाहते तो बीच में उनको उनके जरिए संवाद संघ से बनाए रख सकते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और गडकरी को नुकसान पहुंचाने की तमाम कोशिशें हुई। उन्हें संसदीय आपने देखा कि पार्टी की उन कमेटियों से हटाया गया और बार बार उनकी उपेक्षा हुई। नतीजा ये हुआ कि योगी आए, गडकरी इसके प्रचार में आए, गडकरी दोनों मिले, लेकिन आपने जैसा कि बताया कि प्रधानमंत्री गए और उन्होंने बहुत कोशिश की लेकिन गडकरी नहीं मिले। तो जो ये आरएसएस का जो मुख्य नाराजगी की वजह है कि अब का वर्षा जब कृषि सुखानी, अब कोई मतलब नहीं है। इतनी देर हो गई है कि अगर मान लीजिए वो हाथ पांव भी जोड़ लेंगे, पैर भी पड़ लेंगे, नाक भी रगड़ देंगे अरे मोहन भागवत के चरणों में, तो भी कोई बहुत फायदा होने वाला है नहीं, क्योंकि ग्रास रूट तक जो संदेश है, जो उनके लाखों कार्यकर्ता हैं, उन तक चला गया। जी 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 राजेश भाई, एक चीज और हो रही है, आपकी इतना लंबी इनिंग आपकी है। प्रधानमंत्री मोदी जी रोज, मोदी जी का मैं इसलिए कह रहा हूं, रोज जब होता है तो लगता है भाई जी इससे नीचे स्तर नहीं जा सकता है, इससे नीचे स्तर नहीं, लेकिन अपने कीर्तिमान को रोज तोड़ रहे हैं नीचे के स्तर की भाषा का इस्तेमाल करके। वो रोज और नीचे और नीचे और नीचे भाषा के मामले में। दूसरा, वो चीख चीख के जब ये कहते हैं कि मुझे गाली देते हैं, मुझे गाली देते हैं। मुझे पिछले मतलब 15-20 साल से तो हम लोग राहुल गांधी को देख ही रहे हैं। राहुल गांधी का कुछ लोगों को एक्शन ठीक नहीं लगा था जब उन्होंने एक बिल जो मनमोहन सिंह की सरकार उसको वो कर रही थी, उसको फाड़ के फेंका। लेकिन जी, प्रेस भाषा क्लब के की बात मामले, है। प्रेस क्लब, भाषा के प्रेस मामले क्लब में में मैं मैंने, वहां था। जी राजेश भाई, मैंने भाषा के मामले में आज तक राहुल गांधी के मुंह से कोई अपशब्द, कोई छोटी बात, लेकिन मोदी जी तो उसके बिना पानी ही नहीं पी पा रहे हैं और उसके बाद रोते हैं। आज भी फिर रोना शुरू किए कि मुझे गाली देते हैं, मुझे गाली देते हैं, ये और ये शहजादा मुझे गाली देता है। खुद ही गाली दे के फिर कह रहे हैं शहजादा, मैं आपको 2 गाली दूं और कहो कि गाली देते हैं। तो शहजादा शहजादा खुद करो, उसके बाद फिर कहो कि गाली देते हैं। और मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं, मटन से शुरू हुआ, फिर मछली आया, फिर मंगलसूत्र छीन लेंगे, अब लुंगी तक पहुंच गया है। मालूम नहीं आपने वो सुना कि नहीं, धर्मेंद्र नवीन पटनायक जी लुंगी पहन के अपनी पार्टी का संघ का प्रचार कर रहे थे। अब धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं लुंगी पहन के आ गया, देखो लुंगी पहन के आ गया, इसको आचरण नहीं पता है, इनको डिसेंट कपड़े पहनने का वो नहीं। अब ये लुंगी तक पहुंच रहे हैं। तो मैं थोड़ा इस पे भी आपका एक वक्तव्य समझूंगा कि भाषा का स्तर देखिए क्या हो गया है, क्यों हो रहा है। आनंद जी, हमने एक तीसरा चुनाव देख रहे हैं और एक दो बार जब ये गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब भी वहां मैं गया। गुजरात के मुख्यमंत्री गुजरात विधानसभा के चुनाव कवर करने के लिए 2002 में गया था और उसके बाद 2007 के चुनाव में भी गया था। एक आध दिन के लिए 12 के चुनाव में गया था। तो हमने ये पाया कि जैसे ही, वैसे तो पूरी भारतीय जनता पार्टी चुनाव के दिनों में पूरे साल इलेक्शन मोड में रहती है, लेकिन एक अजीबोगरीब उन्माद सा सवार हो जाता है हमारे प्रधानमंत्री जी पर। फिर उसमें कोई संयम के सारे बांध वो तोड़ देते हैं और संयम के सारे बांध तोड़ने का मतलब ये है कि अधजल गगरी छलकत जाए। ये कहावत यूं ही नहीं बनी है। देखिए, ज्ञान जो होता है उसको, ज्ञान या आपकी जो उपलब्धियां हैं उनको किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन जब आपके पास उपलब्धियां ही नहीं है तो आप क्या बताएंगे। आप कहेंगे कि हमने 100 ट्रेनें चला दी, वंदे मातरम चला दी, वंदे मातरम का किराया रेगुलर ट्रेन से डबल है। क्या एक निम्न आय वाला व्यक्ति, मध्यम आय वाला वर्ग वाला, मैं तक सोचता हूं कि वंदे मातरम का टिकट कराऊं या नहीं कराऊं। तो ये, या एयरपोर्ट हमने इतने बना दिए, अरे भाई उससे किसी गांव के गरीब और बेरोजगार का क्या लेना देना है उससे। उसको अपने घर में, अपने खेत में सिंचाई का पैसा चाहिए, तो वो एक अलग मुद्दा हो जाएगा। लेकिन मैं कह रहा हूं कि इनकी जो जबान लड़खड़ाती है उसमें यही है कि जो जिस तरह से अश्लील और अमर्यादित टिप्पणी करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में आनंद जी एक वर्ग शुरू से ऐसा रहा है। 2004 के चुनाव में आपको याद होगा, प्रमोद महाजन ने भी इसी शैली का इस्तेमाल किया था और सोनिया गांधी के लिए बहुत ही गंदे लफ्जों का इस्तेमाल किया था।
बहुत पूरे प्रचार में उनको इस तरह से हुआ और उसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हुआ था। 1977 के चुनाव में और 79 के चुनाव में इंदिरा गांधी के खिलाफ भी स्तरहीन टिप्पणियां हुई थी, राजीव गांधी के खिलाफ भी टिप्पणियां हुई। तो हमने जब देखा है कि ये जो टिप्पणियां हैं आपकी मानसिकता का प्रतीक है और ये जो चीज है ये चलती नहीं है ज्यादातर। मैं आपको उलट एक उदाहरण बताता हूं। देखिए, राजनीतिक शुचिता, सिद्धांत और मर्यादा की बात क्या होती है। मध्य प्रदेश में नेहरू जी रीवा की एक सभा में आए, 1957 का चुनाव था, या शायद मध्य प्रदेश बनने के पहले वाला चुनाव था। जी, पहले वाला चुनाव था। उसमें एक प्रत्याशी थे जिन्होंने कांग्रेस ने जिनको कैंडिडेट बनाया, वो घूस लेने के आरोप में जेल जा चुके थे और संयोग से वो कैंडिडेट मंच के रूप में मंच पर नेहरू जी के साथ मौजूद थे। तो जब नेहरू जी भाषण कर रहे थे तो उस समय तो प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी इस तरह से नहीं होती कि आम आदमी संवाद कुछ बोले तो सुनाई दे जाए। तो एक आदमी चिल्लाया वहां से, या शायद कोई पर्ची आई कि जिनको आपने बिठाया हुआ है, अपना कैंडिडेट बनाया हुआ है, वो कैंडिडेट जो है ये घूस के आरोप में जेल जा चुका है। नेहरू जी ने मंच से पूछा, वहां जो उपस्थित प्रदेश अध्यक्ष थे, और उन्होंने कहा कि हाँ, ये आरोप सही है। नेहरू जी ने मंच से ऐलान किया, आनंद जी, उन्होंने कहा कि बहनों और भाइयों, मैं अपने पार्टी के प्रत्याशी के लिए वोट मांगने आया था, अब मैं इसी मंच से कहता हूं कि आप उसे वोट ना दें, जहां देना चाहते हैं वहां वोट। तो ये राजनीतिक शुचिता की बात जो है मैं बताना चाहता था कि देखिए, एक उत्तर प्रदेश का भी एक उदाहरण नेहरू जी का है, जहां उन्होंने कहा, उनको पता था कि ये प्रतिपक्षी पार्टी का प्रत्याशी है, उसके लिए वो वोट आए थे, अपनी पार्टी के लिए वोट मांग के गए दूसरी पार्टी के लिए, क्योंकि उन्हें मालूम था कि ये प्रत्याशी बेहतर कैंडिडेट है। क्या आपको याद नहीं है कि संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक दूधिये से चुनाव हार गए थे महाराष्ट्र में, दूध वाले से, और जब वो नहीं थे तो नेहरू जी की पहल पर उनको राज्यसभा में लाया गया था। और ये बात कोई भूल सकता है? तो एक तरफ लगातार राजनीतिक शुचिता की ये बात है, मर्यादा की ये बात है, पढ़े लिखे साक्षर लोगों की परंपरा है। दूसरी तरफ ये है कि जो आप बता रहे हैं कि जो शब्द, अब मंगल सूत्र वाला देखिए क्या मतलब है। भारत की हर महिला, मैं ये केवल हिंदू धर्म की बात नहीं करता हूं, शादी का, सुहाग का जो प्रतीक है उसको सर्वोच्च मान देती है, सर्वोच्च स्थान उसके सामने होता है, और वो चाहे अल्पसंख्यक हो चाहे बहुसंख्यक हो, सबके पास कोई ना कोई अपने सुहाग का एक प्रतीक होता है, और आप उसका मजाक उड़ा रहे हैं, मखौल उड़ा रहे हैं। तो ये जो चीज है, मुझे लगता है कि हम शायद आजाद भारत में अब तक का सबसे घटिया, सबसे अश्लील, सबसे घिनौना प्रचार देख रहे हैं। आनंद जी। जी, मैं एक चीज और, क्योंकि मुझे मध्य प्रदेश में आना है, लेकिन उससे पहले मैं छोटा सा और आपसे पूछ लूं। भाई, मैं, ऐसा मेरा इंप्रेशन हो रहा है, और आज अभी मैंने किसी का फोन आया था बंबई से। राहुल गांधी, जब चुनाव, राहुल गांधी आज से 10 साल पहले के राहुल गांधी, 5 साल पहले के, भारत जोड़ो यात्रा से पहले के, भारत जोड़ो यात्रा के बाद के चुनाव शुरू, आप रोज देखते जा रहे हैं कि वो और निखरते जा रहे हैं, उनका विजन और क्लियर होता जा रहा है, और वो स्टेट्समैन की तरह बात कर रहे हैं। अब वो जब कहते हैं कि मेरा लाइफ मिशन यह है, राजनीतिक लाभ हानि की बात मैं इसमें नहीं करूंगा, ये अगर है तो मैं ये करूं। और मैं इस बात को इसलिए रेखांकित कर रहा हूं, दूसरी तरफ जो राजनीतिक भाषा है वो प्रियंका गांधी बोल रही है। मंगलसूत्र पे जिस तरह से उन्होंने मोदी जी को कटघरे में खड़ा किया है, वो शायद राहुल गांधी के बस का नहीं था। मैं सार्वजनिक, मतलब मैं आपसे इस बात को, ये भी दुनिया, ये हम और आप अगर महसूस कर रहे हैं तो बाकी लोग भी तो महसूस कर रहे हैं। लोगों में बातचीत अब हो रही है कि भाई, एक जगह मुद्दे हैं और एक जगह केवल जबानी जबान खर्च है, बाकी कुछ नहीं। क्या मुद्दों पे कांग्रेस अपने को एंकर कर लिए कि मुद्दे को उसने पकड़ के रखा, मुद्दे नहीं हिल रहे हैं? देखिए आनंद जी, ये आवश्यक नहीं है कि एक अच्छा कम्युनिकेटर जो है वो अच्छा आदमी भी हो या अच्छा लीडर भी हो। मोदी जी बहुत अच्छे कम्युनिकेटर हैं, लेकिन क्या डॉक्टर मनमोहन सिंह उतने अच्छे कम्युनिकेटर नहीं थे? नरसिंह राव उतने अच्छे कम्युनिकेटर नहीं थे? राजीव गांधी
आपको तो केवल 2 साल 3 साल का अनुभव हुआ था राजनीति का, लेकिन मैं आपको कह सकता हूं, जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि इस देश ने राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा के बाद परिपक्वता का सर्टिफिकेट दे दिया, जब उन्होंने एक नारा दिया कि मजहब नफरत की दुकान बंद करो, मैं तो मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूं। तब लोगों ने देखा कि नहीं, ये वो राहुल गांधी नहीं है जिसको प्रचारित किया जा रहा है कि वो पप्पू है। और मैं आपसे ये कहता हूं आनंद जी कि मैंने राजीव गांधी को तो केवल 2-3 साल का अनुभव था, उसमें भी चुनाव लड़ने का अनुभव नहीं था, चुनावी एक्सपीरियंस नहीं था, सियासी दांवपेच नहीं आते थे। आप एक बार राहुल गांधी के पॉलिटिकल करियर को देख लीजिए ना, 2 बार उसने प्रधानमंत्री का पद स्वीकार नहीं किया। लगातार आप देख रहे हैं कि कम से कम 3 दशक का पॉलिटिकल एक्सपीरियंस अपने पिता की तुलना में आप अगर उससे आप उसकी तुलना करें तो वो पहले, मैं तो जानता हूं कि उसकी योग्यता क्या है। जो आप प्रेस क्लब में पर्चा फाड़ने वाली बात कर रहे थे, ये क्या भारतीय जनता पार्टी में संभव है? पर्चा फाड़ना पार्टी के भीतर आंतरिक लोकतंत्र का प्रतीक है कि हम असहमति के सुरों को कितना संरक्षण देते हैं। भारतीय जनता पार्टी में कोई मोदी जी के भाषण का पर्चा फाड़ के दिखाए प्रेस क्लब में? कोई नहीं कर सकता, क्योंकि वहां आंतरिक लोकतंत्र है ही नहीं। तो राहुल गांधी ने, अब खतरा यह है कि भारतीय जनता पार्टी को और खासतौर पर मोदी जी को खतरा किससे है? कांग्रेस से। सिर्फ एक पार्टी है जो आजादी के आंदोलन से निकली है। यहां तो माफी मांगने वालों की लंबी कतार है अंग्रेजों से, और जब कभी वो अलग विषय हो जाएगा उस पर भी कभी बात करेंगे। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी है उसको कांग्रेस से डर है, कांग्रेस में डर है तो गांधी परिवार से है, और गांधी परिवार में भी डर है तो राहुल गांधी या प्रियंका गांधी से है। प्रियंका गांधी का नाम इसलिए मैंने लिया कि आपने कहा कि प्रियंका ने बेहतर ढंग से उस प्रचार शैली में मंगलसूत्र वाले मुद्दे का उत्तर दिया। मैं ठीक, आप देखिए ना कि नेहरू गांधी खानदान में हमेशा महिलाओं का जो बोलने की क्षमता है या जो उनका संप्रेषण का अंदाज है वो पुरुषों से बेहतर रहा है। नेहरू जी से उनकी बहन विजय लक्ष्मी पंडित बहुत अच्छा बोलती थी, और इसलिए संयुक्त राष्ट्र में उनको प्रतिनिधि बना के भेजा गया था कि वहां वो बेहतर ढंग से देश की बात रख सकेंगी। देश चलाने का काम नेहरू जी का है, वो चल सकेंगे। बहुत अच्छे हो सकता है भाषण नहीं देती हूँ। इंदिरा गांधी को देखिए आप, वो एक फीमेल थी और उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से कम्युनिकेट करना सीखा था लोगों से। जब वो लाल किले के से, आपको याद है कि लाल किले से, आपको मालूम है 1982 के भाषण में उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कैसे कितनी सफाई के साथ अपना मैसेज दे दिया था। उन्होंने कहा कि 1982 के भाषण में कि बहनों और भाइयों, इस लाल किले की प्राचीर से नेताजी सुभाष चंद्र बोस झंडा फहराना चाहते थे और ये झंडा फहराने का काम पंडित जी ने किया। तो ये इंदिरा गांधी का आकर्षण था। और जब वो अंदर लास्ट में 3 बार जय हिंद बोलती थी, आप ये थोड़ा सा कांग्रेस के साथ है कि वो अपने उन प्रतीकों को याद नहीं रख पा रहे हैं। वंदे मातरम का नारा कांग्रेस की रैलियों में लगता था, जय हिंद का नारा कांग्रेस लगाती थी। तमाम ये अभी एक प्रतीकों की बात हुई थी, हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ये बात कर रहे थे। मैं ये कह रहा हूं कि आप सारे 1947 से लेकर के केंद्रीय विभागों की शुरुआत, मंत्री पद का स्थान, शपथ ग्रहण समारोह, सब में क्या ईश्वर को स्थान नहीं दिया? मैं ईश्वर की शपथ लेके कहता हूं, तो ये कोई अंग्रेज थोड़ी दे गए थे, ये किसने बनाई थी? आप देखिए, कोई भी रक्षा विभाग तक के जो हैं, आप नौसेना के, वायुसेना के जो विमान या पोत है, युद्ध पोत है, उनके नाम देख लीजिए, हमारे पौराणिक ग्रंथों के आधार पर है। तो ये जो सारी चीजें हैं वो दरअसल हिंदू परंपरा को लेकर के कांग्रेस की जड़ें इतनी गहरी हैं, लेकिन अब यह है कि जिसका जो गाल बजाए वो बेहतर होता है। तो एक तो बात यह है कि नेहरू परंपरा, नेहरू परिवार में महिलाओं की जो संप्रेषण शैली है वो बेहतर है, लेकिन राहुल गांधी की योग्यता कम नहीं है। और मैं आपको आज भी कहता हूं कि राहुल गांधी विल नॉट बी एक्सेप्ट प्राइम मिनिस्टरशिप, चाहे कांग्रेस को बहुमत भी मिल जाए। आप देख लीजिएगा, ही विल नॉट बी, मतलब वो नहीं आएंगे उस पद पर। हाँ जी।
और मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने शायद एक उससे भी बड़ा रोल अपने लिए डिफाइन किया हुआ है। वो बिल्कुल। लार्जर पिक्चर को देख रहे हैं। जैसे नेहरू का के लिए हम लोग प्राइम मिनिस्टर, लेकिन नेहरू उस समय दुनिया के पटल पे जो जो विश्व गुरु बोलना ठीक नहीं होगा, लेकिन दुनिया को नेतृत्व देने की क्षमता रखते थे और लोग उनकी तरफ देखते थे। मैं एक अंतिम बात कह के, क्योंकि उसके बिना बात पूरी नहीं होती है आपसे। मध्य प्रदेश में जब हम लोगों ने आज से 2 ढाई महीना पहले मध्य प्रदेश की बात हो रही थी कितनी, हम लोग ये हो रहा था कि 2-3 सीटें शायद कांग्रेस 2-3 सीटें। लेकिन अभी जैसे हम लोग शुरू करने से पहले आपसे मैं बता रहा था कि सतना गए थे वानखेड़े, उनकी रिपोर्ट अच्छी है। अब वो शायद संख्या 3, 4, 5 से आगे बढ़ रही है, ऐसा लग रहा है, और वो बड़ी बात है कांग्रेस के लिए। अगर कांग्रेस वहाँ 3, 4, 5 सीटें भी ले आती है, तो कुछ मध्य प्रदेश के बारे में बताइए, क्या स्थिति है आज की तारीख देखिए, मध्य प्रदेश की जो 29 सीटें हैं, उसमें मैं आपको कह सकता हूं कि करीब-करीब 8 सीटें कांग्रेस बहुत अच्छी में संघर्ष के लड़ाई में? साथ लड़ रही है और गंभीरता से, पूरी गंभीरता से मैदान में है। 8 सीटों के आप कहें तो मैं नाम वो जी, जी, चंबल हाँ, इलाके की भी हैं, वो हाँ, विंध्य इलाके की भी हैं, वो महाकौशल की भी हैं, वो निमाड़ की भी हैं, निमाड़ मालवा का जो एरिया है। जी, तो जब सारे इलाकों से एक-एक, 2-2 सीटें कांग्रेस अच्छी लड़ रही है, इसका अर्थ ये है कि नकारात्मक वोट जो भारतीय जनता पार्टी का है, इन सभी इलाकों में है। तो 8 सीटें तो मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस बहुत लेकिन मैं एक एक मतलब एक आप कह सकते हैं कि मैं डिस्क्लेमर कह दीजिए, जो भी कह लीजिए, उसको एम्बार्गो कह लीजिए, कि ये निर्वाचन आयोग अगर मेहरबान रहा तो निर्वाचन आयोग ने अपनी प्रतिष्ठा धूल में मिला दी है, लेकिन 6 सीटें तो कांग्रेस के लिए बिल्कुल पक्की हैं और उन 6 सीटों पर कोई मुझे नहीं लगता कि कोई कांग्रेस के लिए कोई खतरा है और अप्रत्याशित नतीजे भी 1-2 आ सकते हैं और वो अप्रत्याशित में अभी इसलिए कि आज मैं नहीं चर्चा करना चाहता उनकी, जी, जी, ठीक है। वो ठीक नहीं होगा। लेकिन कुल मिलाकर के आप अगर सरसरी निगाह से मध्य प्रदेश की देख लीजिए कि 29 में अभी इस केवल एक बीजेपी के कांग्रेस के पास, जी, छत्तीसगढ़ छिंदवाड़ा, जी, सारी, बिहार में केवल एक, हरियाणा में एक भी नहीं कांग्रेस के पास, कर्नाटक में केवल एक, राजस्थान में 25-0, गुजरात में 26-0, उत्तराखंड में 5-0, छत्तीसगढ़ में सॉरी 9-2 है, 9-2, 2 लोग थे। हाँ। छत्तीसगढ़ में भी 4 हो रही हैं सीटें, हिम ये भी मैं आपको बता दूं। हिमाचल में एक भी नहीं थी हिमाचल में निर्मल। अभी चारों हैं, लेकिन अब 2 सीटें हिमाचल की निकल रही हैं, दिल्ली स्पष्ट तौर पर दिल्ली निकल रही हैं। दिल्ली में 0, दिल्ली में 0 था। दिल्ली में 4 सीटें आराम से प्रतिपक्ष को मिल रही हैं, मतलब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों मिलके 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है। तो फिर ये 400 पार या 300 ही पार तो कैसे करेंगे, ये मुश्किल हो रहा है। मैं एक आपको नाम नहीं ले सकता, लेकिन एक बहुत ही जिम्मेदार नौकरशाह से मेरी बात हुई और मेरा जो आंकड़ा था, जो शायद मैंने पिछली बार भी कहा था कि दोनों पार्टियां 2-200 के ढेर पर बैठी हैं, 200 कांग्रेस, 200 बीजेपी, बाकी में के लिए थोड़ा सा अभी वक्त है, क्योंकि अभी एक ही चरण हुआ है, अभी जी, कई चरण बाकी हैं, तो थोड़ा सा अभी समय चाहिए उस गणित को लगाने में जी। और फिर अंत में वही कि निर्वाचन आयोग की मेहरबानी रही। नहीं, निर्वाचन आयोग के बारे में इसी के साथ मैं खत्म करूं। मेरे हिसाब से निर्वाचन आयोग अपने को बहुत ठीक से जो इस समय की जो प्रतिष्ठा ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की, उसके साथ अपने को प्रतिष्ठित कर रहा है हमारा इलेक्शन कमीशन भी। वो उन्हीं के साथ अपने को उसी ब्रैकेट में रख के, उसी तरह से अपनी प्रतिष्ठा कह लीजिए, ख्याति को ख्याति कह लीजिए, वहीं पे रखने करना की कोशिश कर रहा है। चाहिए। ठीक। मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये दुःख की बात है इस देश के लिए, क्योंकि अगर इंस्टीट्यूशन को इस तरह के लोग जो वहाँ बैठ के जी, अगर अपना काम नहीं कर रहे हैं, तो मुझे ये लगता है कि जब वो देश के साथ तो ईमानदारी नहीं कर रहे हैं। मैं उनको बाकी शब्द नहीं कहूँगा, लेकिन देश के प्रति उनकी ईमानदारी करना नहीं नहीं चाहिए, हम उम्मीद करें, क्योंकि अक्सर ये बात कही जाती है कि किसी भी लोकतांत्रिक संवैधानिक संस्था को अपने यश का ख्याल, अपनी प्रतिष्ठा का, अपनी साख का ख्याल सबसे पहले करना चाहिए, क्योंकि संस्था के अपने मर जाने या आदमी के अपने मर जाने से
ज्यादा गंभीर उसके यश का मर जाना है। यश का मर जाना ज्यादा खतरनाक है। आप देखिए ना, ताजा उदाहरण बताता हूं। पाकिस्तान में निर्वाचन आयोग ने पूरा फौज के इशारे पे काम किया। उसने इमरान खान की पार्टी के प्रतीक छीन लिए, नाम छीन लिया, पार्टी के उम्मीदवारों को अलग अलग चुनाव चिन्हों पर लड़ना पड़ा, और ये हमेशा की प्रतिद्वंदी रही पीपल्स पार्टी, भुट्टो वाली, और नवाज शरीफ की पार्टी PMLN, दोनों मिलकर लड़ी, और तब भी इमरान की पार्टी को बढ़त मिली। ये आप क्या कहेंगे इसको, कि जब अवाम खिलाफ हो जाती है, अवाम प्रतिपक्ष के साथ होती है, तो फिर कोई भी आयोग, कोई भी संस्था बचाने के लिए नहीं आती। जी। और नहीं और राजेश भाई, साथ में, और ये भी इसलिए आनंद जी, कि मैं एक लाइन में बता दूं कि हमारे मन में तकलीफ क्यों है, आपके मन में तकलीफ क्यों है, क्योंकि हमने देखा है कि सरकार इंदिरा गांधी की थी। अगर आज जैसा निर्वाचन आयोग नहीं था, सरकार इंदिरा गांधी की थी और उसी निर्वाचन आयोग ने हराया। सरकार जनता पार्टी की थी और उसी निर्वाचन आयोग ने जनता पार्टी को हराया। सरकार कांग्रेस की थी और उसी सरकार ने राजीव गांधी की सरकार को हराया। सरकार कांग्रेस की नरसिंह राव की जब बनी, उसके बाद 96 में आप देख लीजिए, तब तो TN शेषन, चक्रवर्ती TN शेषन थे। 2004 में सरकार अटल बिहारी वाजपेयी की थी, निर्वाचन आयोगों के लोग लाए गए थे और उन्हीं की सरकार हारी। तो हमने निर्वाचन आयोग की प्रतिष्ठा का शिखर पॉइंट देखा है, शिखर बिंदु देखा है। तो इसलिए अब लगता है कि यार ये कैसा निर्वाचन आयोग है, सामने सामने धज्जियां उड़ रही हैं और वो एक्शन तक नहीं ले रहे हैं। ये एक शर्म की बात। मैं फिर से राजेश भाई, चूंकि आपने एक और चीज छेड़ दी, जब आपने आवाम की बात की, इस इलेक्शन में जब इलेक्शन शुरू हुआ था तो कहीं नहीं दिख रहा था कि विपक्ष इस स्थिति में है कि मुकाबला कर पाए। ऐसा अब लग रहा है कि आवाम आगे चल पड़ी है, आम जनता आगे चल रही है, विपक्ष वाले उसको पीछे पीछे दौड़ा के उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जनता ने अपना मन बना लिया है, और मेरे ख्याल में अब जब जनता मन बना लेती है तो बाकी संगठन और बाकी चीजें सेकेंडरी हो जाती हैं। वो शायद ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। चूंकि अभी पहला चरण हुआ है, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन अवाम के दिल में अभी क्या है, हम अभी नहीं कह सकते कि धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण नहीं होगा, मजहब के आधार पर ध्रुवीकरण नहीं होगा, या किसी और आधार पर ध्रुवीकरण नहीं होगा, लेकिन अंततः मतदाता का फैसला सर्वोच्च फैसला है। वो क्या सोच रहा है, ये आने वाले चरणों में मुझे लगता है कि स्पष्ट हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश भाई ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।